नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े टैक्स अपडेट की, जो हर उस व्यक्ति को इम्पैक्ट उसके ऊपर डालता है जो प्रॉपर्टी बेचता है। देखिए, जब भी क्या होता है कि आप कोई कैपिटल असेट, जैसे कि मान लीजिए घर, प्लॉट, ज़मीन, दुकान या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी जो सेल प्राइस है, यानी कि जो आपका जिस पे आप बिक रहे हैं वो, और परचेज प्राइस है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो दोनों के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी प्लॉट को आप बेचते हैं या फिर परचेज करते हैं, 20 लाख में आपने परचेज किया है, 40 लाख में आपने बेचा है, 20 लाख की यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारे सामने दिख रहा है, ये है कैपिटल गेन। इसी पर हम बात करने वाले हैं। इस कैपिटल गेन या फिर मुनाफा कह लीजिए, तो मुनाफे पर आपको सरकार को टैक्स देना होता है। इसे कैपिटल गेन्स टैक्स भी बोलते हैं। अब इसे लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन लोगों में अक्सर रहता है, जैसे कि टैक्स को लेकर के होता है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता उनकी बेची प्रॉपर्टी पर कैसे टैक्स लगता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर प्रॉपर्टी की जो खरीद फरोख्त है उसमें कैपिटल गेन टैक्स को आखिर बचाया कैसे जा सकता है। इसी जटिल मसले पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोहली जी, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट तो हैं ही, साथ ही टैक्स मामलों के भी बहुत बड़े जानकार हैं। लेकिन आज हम शरद जी के साथ बात इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी पर लगने वाले कैपिटल गेन्स को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब क्या है ये फैसला और कैसे इस फैसले से आपकी मदद हो सकती है, ये समझेंगे हम शरद जी से। सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच मुस्कान। मनी 9 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। जी सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही होगा कि 19 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को सीजीएस खाता जो है वो खोलने की यहाँ पे परमिशन दे दी है। इसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और येस बैंक जैसे जो बड़े नाम हैं वो भी शामिल थे। अब मेरा जो यहाँ पे आपसे सवाल है वो ये है कि इससे आप क्या समझते हैं सर, कि किस तरह से ये आगे चल के, मतलब ये लोगों के लिए किस हिसाब से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पहले इस तरह के जो प्राइवेट बैंक्स थे वो शामिल नहीं थे इसमें। जी हाँ मुस्कान, 1988 में ये सी गैस स्कीम जिसको हम कहते हैं, जी। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इसका नाम है, ये 1988 में शुरू करी गई थी, आज से लगभग 37 साल पहले। उस समय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ना के बराबर होते भी थे, तो उन पे विश्वास नहीं होता था। ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे, जी। उन पे लोगों को यकीन नहीं होता था। क्योंकि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को समझने के लिए मैं मोटे तौर पे पहले समझा देता हूँ ये स्कीम क्या होती है, तो इसको जो हमें और आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जी, बेहतर उनके लिए कनेक्ट कर बेहतर होगा पाएंगे। समझने में। जी। जब आप कैपिटल गेन सेक्शन 45 के अंतर्गत कैपिटल गेन आता है, सेक्शन 48 के अंतर्गत आयकर अधिनियम के उसकी कैलकुलेशन का तरीका आता है। तो जब आप कैपिटल गेन आपको होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, जैसे अभी आप ही उदाहरण दे रही थी कि 20 लाख की हमने खरीदी, 40 लाख की हमने बेची, 20 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ। 20 लाख जी। रुपए कैपिटल गेन पे 12.5%, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2 साल से ऊपर जब आप प्रॉपर्टी रखते हैं, तो आपके ऊपर 12.5% कैपिटल गेन लगता है। जी। तो मान लीजिए अब आप इस कैपिटल गेन को बचाना चाहते हैं, कि आप इस कैपिटल गेन को नहीं देना चाहते हैं, तो आपके सामने विकल्प रहता है कि आपके पास सेक्शन 54 दिया गया है। सेक्शन 54 ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी बेचकर अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पर जो आप पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा आपका कैपिटल गेन के कैलकुलेट करने में माफ कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 20 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ और आपने वो 20 लाख रुपए दूसरी प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो जी। आपको आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल जी। ये उठता है कि ये जो 20 लाख लगाना है, ये कब तक लगा सकते हैं हम? तो इसके लिए आपको, अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, तो 1 साल कैपिटल गेन होने से पहले भी जो आपने प्रॉपर्टी बनानी शुरू करी है उस पर, और 2 साल बाद तक, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी का कंप्लीशन करना होता है। यहाँ पहले का जो है वो परचेज पर आता है, यानी जी। कि अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको कुल मिला के 3 साल का स्पैन मिलता है, 1 साल पहले, 2 साल बाद में। अब होता क्या है कि जब कैपिटल गेन हुआ और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये 3 साल का समय मिलता है। कैपिटल गेन हुआ और बीच में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई। डेट हम सब जानते हैं, जुलाई में होती है। अब आपने मान लीजिए कैपिटल गेन आपका हुआ फरवरी के महीने में, और आपको मार्च में साल खत्म होता है, और जुलाई में आपने रिटर्न फाइल करनी है, पर आपको तो मकान खरीदने के लिए 2 साल का समय मिल रहा है, मैं उदाहरण लेके चल रहा हूं, और बीच में आपके रिटर्न फाइलिंग की डेट आ गई। तो सरकार आपको एक सुविधा देती है, या यूं कहूं कि आयकर अधिनियमों के अंतर्गत एक सुविधा होती है कि आप
एक बैंक में जाके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नाम से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। दो प्रकार का अकाउंट होता है, कैटेगरी ए का, कैटेगरी बी का। जी। या आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं या आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आप उस पैसे को, यानी कि उस 20 लाख को, मैं उसी उदाहरण के जो आपने दिया उसी उदाहरण को आगे लेके चल रहा हूं। जी। उस 20 लाख रुपए को अगर आप इस अकाउंट में जमा करा देते हैं रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो आयकर विभाग ये मान लेगा कि आपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि आपको सेक्शन 54 के अंतर्गत जो कैपिटल गेन की माफी मिलनी थी वो माफी आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, परंतु शर्त लग जाती है। अब आपको तो 2 साल दिए गए हैं खरीदने के लिए। अब आपने पैसा तो इन अकाउंट्स में रख दिया, यानी कि कैटेगरी ए या कैटेगरी बी अकाउंट में, पर आपको जी। 2 साल के अंदर अपने वादे को पूरा करना होगा। वादा है जिस डेट को आपका कैपिटल गेन हुआ उस डेट के 2 साल के अंदर आपको मकान खरीदना पड़ेगा या 3 साल में बनाना पड़ेगा। और इस अकाउंट से पैसा निकाल के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मकान खरीदने के लिए या मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जी। ध्यान देने वाली, एक फॉर्म ए होता है जो भरा जाता है, उस फॉर्म ए के अंतर्गत आप जमा कराते हैं, और एक फॉर्म सी होता है जिसके अंतर्गत आप धीरे धीरे करके इसमें से पैसा निकालते हैं। अगर आपने ये शर्त पूरी नहीं करी 2 साल में या 3 साल में, यानी कि आप परचेज कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका जो अनयूज्ड पैसा होगा, यानी कि आपने जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा रह जाएगा, उस पर आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं, तो आपको कैपिटल गेन बचाने का एक रास्ता बताया गया है। अब आपने जो सवाल पूछा था, मैं वापस उस पर आता हूं। तो 1988 में स्कीम आई थी। अभी तक केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कुछ इसके लिए ऑथराइज किए गए थे, वहां जाके आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी का। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी तक सुविधा नहीं थी। अब ये जो हाल में अमेंडमेंट आई है 19 नवंबर को, इस अमेंडमेंट के जरिए सरकार ने अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी अलाउ कर दिया। आपने जिन बैंक्स के नाम बोले बिल्कुल ठीक कहा, और भी बैंक्स हैं, इनको अलाउ किया गया है। और इन बैंक्स में भी अब आप सी गैस, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में मैं सी गैस कह रहा हूं, वो अकाउंट जाके आप खुलवा सकते हैं। पहले ये होता था मुस्कान के, आपको एक पासबुक मिलती थी, आपको पासबुक की कॉपी साथ में लगानी पड़ती थी अपने डिपॉजिट को प्रूव करने के लिए। विड्रॉल के लिए भी सारा मैनुअल प्रोसेस था, जैसे पुरानी बैंकिंग होती थी, जाके निकलवाइए हर हर चीज का प्रूफ। अब इस सारी प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया, यानी कि अगर आप पेमेंट, डिपॉजिट, आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी यूपीआई मोड से कर रहे हैं, तो जी। वो भी मान्य होगा। पासबुक भी नहीं दिखानी पड़ेगी आपको, जो बैंक की यूटीआर नंबर होता है, जो एडवाइस होती है, वो काफी रहेगी। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो सी गैस स्कीम थी उसको समय के हिसाब से मॉडर्नाइज कर दिया गया है। समय के हिसाब से आजकल जो बैंकिंग करी जाती है उस बैंकिंग के अनुरूप बना दिया गया है। यानी कि आजकल जो बैंकिंग के माध्यम है, यूपीआई है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट को भी अब सी गैस में मान्य होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जो स्कीम को अपग्रेड किया गया है। तो ये कुल मिला के सी गैस में चेंजेस, मुझे लगता है टैक्स पेयर्स के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स को सरकारी बैंकों में जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता था। और मैं किसी सरकारी बैंक पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर देखा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है वो थोड़ी सी पर्सनलाइज बैंकिंग है। वहां पर आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर होता है, एक अलग से काउंटर होता है। जबकि सरकारी बैंक की इमेज अभी भी ज्यादातर मुस्कान वही है कि वो आप क्यू में खड़े हैं, कैश काउंटर पे या चेक के काउंटर पे डिपॉजिट कराने के लिए लाइन लगी हुई है, पासबुक लेके लोग हाथ में खड़े हुए हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादातर अब इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं, बैंक आपको कम जाना पड़ता है। तो आप अगर बैंक के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, तो आप इस नए अधिनियमों के, यानी सी गैस के जो नए रूल्स बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अब आप लाभ उठा सकते हैं। अब आपको सरकारी बैंकों में ही खाली जाने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जा सकते हैं। आप इन दोनों तरीके के बैंकों का फायदा उठा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मुस्कान। जी सर, आपने अभी बताया कि पहले ये सिस्टम जो था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही था, जो जो आप बता रहे थे शॉर्ट फॉर्म सी गैस, ये पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो आपको नहीं लग रहा है सर सरकार ने देरी कर दी? क्योंकि आप खुद प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे कि लंबी क्यूज़ में लोग खड़े रहते हैं, दिक्कत होती है, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सरकार की तरफ से थोड़ी देरी नहीं हो गई है सर इस चीज़ को लेकर के? मुस्कान, एक पुरानी कहावत होती है, जब जागे तब सवेरा। जी। आपके सवाल का जवाब तो मैं यही दे सकता हूं। बाकी बात आपकी ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आए हुए बहुत वर्ष हो चुके हैं। जी। और मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को भी कहूं तो इसको भी कुछ वर्ष हो चुके हैं। यूपीआई को आए हुए आज काफी साल हो गए। आरटीजीएस, एनईएफटी भी काफी समय से चल रहा है। कायदे से उसी समय कर दिया जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये बदलाव अभी इसीलिए किया गया है,
अब मैं अगर सरकार के या सीबीडीटी के पक्ष से बोलूं तो क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से मुस्कान, आपको शायद जानकारी होगी कि नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, जिसको हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो था, जो 65 साल का सीनियर सिटीजन हो चुका है, वो अब जा रहा है। और 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। छोटा एक्ट है, सिंप्लीफाइड है, पढ़ना आसान है, वॉल्यूमिनस नहीं है, प्रोसीजर्स को आसान कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें आसान बनाई गई। मुझे लगता है उसी एक्ट की तैयारी में ये कदम उठाए गए हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है मुस्कान के अब से लेके, अब हम नवंबर के आखिरी हफ्ते में एंटर करने जा रहे हैं कुछ दिनों में, यहां से लेके मार्च तक आपको ऐसे और भी कई अपडेट्स आते दिखेंगे, क्योंकि मूलतः इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट की शेप बदल दी गई है, उसको छोटा कर दिया गया। पहले 800 से ऊपर पेज का था, अब इसकी 500 से ऊपर पेज का रह गया है। रूल्स में सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए जो कि एक्ट को सिंप्लीफाइड रखता है। क्योंकि बाकी जो बदलाव होते हैं मुस्कान, वो तो बजट के माध्यम से होते हैं। आपको पता होगा, जैसे अभी सेक्शन 87A में बदलाव किया गया, 7 लाख से 12 लाख रुपए किया गया। ये सब चीजें तो जब 1 फरवरी को बजट आता है उसमें किए जाते हैं। परंतु जो इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया, बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है उस नए एक्ट की तैयारी में ये जो सी गैस के नियम है ये बदले गए हैं। और बाकी हाँ, देर हुई है, ये पहले भी बदले जा सकते थे। पर अब चलिए, जब जब हुआ तभी लोग उसका फायदा उठाएं। अभी तक जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, लोगों को भी आदत पड़ी हुई थी, जो लोग सी गैस। और ये भी देखना पड़ेगा मुस्कान, सी गैस अकाउंट जो है वही लोग खुलवाते थे जो कि सेक्शन 54 या 54F या 54B या 54G के अंतर्गत फायदा उठाना चाहते थे। वो लोग इसका ज्यादा लाभ उठाते थे। सभी कैपिटल गेन इनकर करने वाले लोग इसका लाभ नहीं उठाते थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अक्रॉस द बोर्ड सभी कैपिटल गेन जिनको होता है वो इसका उठाते हैं। बहुत सारे लोग सीधा सीधा कैपिटल गेन टैक्स जमा भी कर देते हैं। मान लीजिए आपने मकान बेच के मकान नहीं लेना है, मान लीजिए आपने कोई एसेट बेच के मकान नहीं लेना है, तो आपको फिर तो आपको सी गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना तो सेक्शन 54 का फायदा उठा रहे हैं, ना 54F का उठा रहे हैं, ना 54B में कोई एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, ना 54G में कोई इंडस्ट्रियल लैंड बेच रहे हैं। तो ये एक और चेंज सी गैस में किया गया है 54G से। मुझे याद आया, मैं यही जिक्र कर दूं, 54GA के अंतर्गत अगर आप किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो शिफ्ट करने का भी लाभ आप इसके अंतर्गत अब सी गैस में उठा सकते हैं। जी सर, अभी आप बता रहे थे कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ को रिगार्डिंग देखते हुए। मतलब कोई कंडीशंस रखी गई हैं कि इस तरह के बैंक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो इस तरह का जो स्कीम है वो स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ कंडीशन? देखिए, बैंकों की सूची दी गई है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट दी गई है। आप उन बैंक, आपने अभी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, यस जी बैंक, मुख्यतः एक्सिस बैंक है, मुख्यतः जितने भी प्राइवेट सेक्टर बड़े बैंक्स हैं उन सबको इस सूची में शामिल किया गया। आप जिस बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, आप रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में, अगर आपके आसपास वो बैंक है तो आप, अब पहले क्या होता था, जब आप सी गैस अकाउंट, बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे कि मेरे घर के नजदीक आईसीआईसीआई बैंक है, क्या मैं वहां खुलवा सकता हूँ, या मेरे घर के नजदीक एचडीएफसी है या एक्सिस है। तो उसका जवाब ना होता था, क्योंकि अभी खाली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑथराइज थे। तो इसमें कंडीशन यही है कि आपके घर के आसपास होना चाहिए। मेन कंडीशन जो मुस्कान यही है कि आप सी गैस जब करना चाहते हैं तो आपको अपना सेक्शन 54 या 54F या B या G, जिसके भी अंतर्गत आप करना चाहते हैं, आप ये देखिए कि वो कंडीशन मीट हो रही है। क्योंकि 54 के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपको सिर्फ कैपिटल गेन जमा करना होता है सी गैस में। 54F की कंडीशन कहती है, यानी कि आपने कोई और एसेट, अन्य एसेट बेच के और आप मकान लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको पूरा का पूरा कंसिडरेशन जमा कराना होता है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी होगी कि 54 और 54F में, 54 में मकान बेच के मकान लेना होता है और 54F में कोई अन्य एसेट बेच के मकान लेना होता है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। पीरियड को ध्यान में रखना है कि 2 साल के अंदर आपने परचेज करना है, 3 साल के अंदर आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आप कोई बिल्डर का रेडीमेड मकान ले रहे हैं या किसी और का, तो 2 साल का समय मिलता है। अगर आप बनाने जा रहे हैं जमीन लेके अपना मकान, तो फिर आपको 3 साल का समय मिलता है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर आप बिल्डर का मकान ले रहे हैं, किसी डेवलपर का, तो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होती है वो डेट फिर परचेज की मान ली जाती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या रजिस्ट्री की डेट होती है
या जिस दिन हमें अलॉटमेंट होता है उस दिन होती है। तो अलॉटमेंट, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं इस बारे में, अलॉटमेंट की डेट जी। को ही आपकी परचेज मान लिया जाता है। आपको पीरियड बहुत ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग ये जो 2 साल का पीरियड है वो सोचते हैं 2-4 दिन ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, पर वो मान्य नहीं होगा। आपको 2 साल या 3 साल का पीरियड है वो सी। और अब ऐसे भी मुस्कान, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि सी गैस में रख के भूल जाते हैं। उनको ये याद ही नहीं रहता कि हमें तो ये वादे, क्योंकि ये एक तरह से ये वादा है। मैं अगर सी जी। गैस को एक आसान भाषा में कहूं तो वादा है। वादा क्या है कि आपने सरकार से ये वादा किया कि हम अभी तो कैपिटल गेन बचाने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, परंतु हम 2 साल या 2 साल में परचेज या 3 साल में हम कंस्ट्रक्ट जरूर कर लेंगे। आप हमें एग्जेम्पशन अभी दे दीजिए। रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले एग्जेम्पशन वो ले लेते हैं। अब आपने एग्जेम्पशन तो ले ली, पर अपना जी। वादा पूरा नहीं किया और आप भूल गए, वहां पैसा पड़ा रह गया, तो फिर आपको इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आपको उस साल में कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ सकता है मुस्कान। जी। सर, अभी तो खैर प्रॉपर्टी के जो दाम हैं आसमान पे जा चुके हैं अभी, लेकिन जो 10-15 साल पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, उनके लिए अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो कौन कौन से कैपिटल गेन के ऑप्शंस हैं जो वो एक बार देख सकते हैं कि मतलब किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं उनको? नहीं, अगर वो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो लाजमी बात है मुस्कान, उनको कैपिटल गेन ज्यादा होगा, क्योंकि आपने जितनी पुरानी प्रॉपर्टी ली हुई है उतनी वो सस्ती हुई होगी। और जी। अब आपने जैसे कहा कि अब तो दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो आप बेचते हैं। मान लीजिए आपने, मुझे कोई शख्स अभी मिले, उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख की, आज वो प्रॉपर्टी हो गई 5 करोड़ रुपए की। ये प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी आज से 25 साल पहले, और वहां रेट इतने बढ़ गए 5 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको फायदा हुआ। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का तरीका भी मुस्कान, अभी कैपिटल गेन में दो ऑप्शंस होते हैं। अब जो नए प्रावधानों के अंतर्गत, या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें आपको 1/4/2001 को आप वैल्यूएशन कराइए किसी रजिस्टर्ड वैल्यू से, उसके बाद एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स में दी हुई है, उस इंडेक्स को लगा के आप अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कैपिटल गेन में कम हो जाएगा। इसमें आपको 20% टैक्स देना है। अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के कर रहे हैं तो 20% टैक्स है। परंतु अगर आप कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को फोरगो करना चाहते हैं, उस मेथड को फोरगो करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा अपनी सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटा के 12.5% टैक्स जमा करा सकते हैं। ये मैं बताना चाहता था। और ये भी मैं बताना चाहता हूं मुस्कान यहां पर, कि 2 साल से ऊपर अगर आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है तभी वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। 2 साल से कम में अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। अगर वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी तो फिर आप, ना तो आपके ऊपर सी गैस लागू होगा, ना आपके ऊपर सेक्शन 54, 54A, 54B, 54G, फिर कुछ नहीं लागू होगा आपके ऊपर। ये जितनी हम बातचीत कर रहे हैं सी गैस के बारे में मुस्कान, ये मैं जोर दे के कहना चाहूंगा, ये केवल और केवल लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। कैपिटल गेन पे अप्लाई करती है। पर ज्यादातर लोग, जब प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो ऐसा कम ही होता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेच दें। ऐसा बहुत ही कम होता है। इतनी कहीं कहीं होता है, प्राइस चढ़ जाती है, लोग ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं, पर ऐसा कम देखा जाता है। तो हम जितनी बातचीत कर रहे हैं, ये ज्यादातर बातचीत हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अप्लाई कर रही है। इसमें एक ऑप्शन और होता है मुस्कान, में बता दूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो एक सेक्शन 54EC भी होता है। 54EC के अंतर्गत 6 महीने, हालांकि इस पे सी गैस अप्लाई नहीं करता, 6 महीने के अंतर्गत आप किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में, ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भारत सरकार समय समय पर निकालती रहती है, NHAI के बॉन्ड्स होते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड्स होते हैं, आप इसमें 50 लाख रुपए तक 6 महीने के अंतर्गत लगाते हैं तो आपका वो 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन बच जाता है। ये, पर इसमें लिमिट केवल 50 लाख की है, इससे ज्यादा की नहीं है। 54 में भी मैं बता दूं, लिमिट अब सरकार ने 2 करोड़ रुपए की कर दी है। तो ये लिमिट्स को ध्यान में रखें। पर आज क्योंकि हम मुख्यतः बात 1988 के जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सी गैस, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, उसके नियमों को डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, अब इन नियमों को मैं यूं कहूं तो मॉडर्नाइज कर दिया गया। नियमों में प्रिंसिपली कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बात सभी हमारे को, हमको जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो याद रखें। प्रिंसिपली कोई बदलाव नहीं है। नियमों को सरल बना दिया गया है, नियमों को कंटेम्पररी बना दिया गया है। बैंकिंग सुविधाएं क्योंकि बदल चुकी हैं, उन बैंकिंग सुविधाओं को देखते हुए अब आप ज्यादा बैंकों में जाके तो लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। क्योंकि होता क्या था मुस्कान, कुछ लोगों के अकाउंट्स होते थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और उनको मजबूरन जाके पब्लिक सेक्टर बैंक में, मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या और किसी अन्य सरकारी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो मुझे केवल सी गैस के लिए वहां जाके अकाउंट खुलवाना पड़ता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो खोलते नहीं थे। तो मुझे जबरदस्ती एक अकाउंट खुलवाना पड़ता था अपना कैपिटल गेन को बचाने के लिए, और ये बहुत जल्दी में करना पड़ता था काम, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है अप्रैल में, आपको अप्रैल से जुलाई तक का जो समय मिलता है
वो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का आपके पास समय होता है। 4 महीने के अंदर आपको सारी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी कंपाइल करनी है, ऐसे में जाके अकाउंट। तो अब जहां भी आपका अकाउंट है, जिस भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वहीं पर आप सी गैस अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको मॉडर्नाइज और कंटेम्प्रेरी कर दिया गया है। सर हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पूरी चीज़ों के ऊपर कि रूरल एरियाज़ में दे आर नॉट अलाउड इस चीज़ को खोलने के लिए अनटिल अनलेस आपकी जो आपका क्षेत्र है उसमें 10,000 का अगर पॉपुलेशन है, 10,000 लोग रहते हैं ऑलमोस्ट, तो जो मतलब ब्रांच है वो सी गैस अकाउंट ओपन कर सकता है। ये जो स्कीम है उसका जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं, ऐसा है? नहीं, ये मुझे लगता है इस रिसर्च को मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ। एग्रीकल्चरल लैंड जब आप बेचते हैं, तो उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचने के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। तो अगर आपका 10,000 पॉपुलेशन है और 2 किलोमीटर रेंज में है, उससे म्युनिसिपल लिमिट से बाहर होना चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चरल लैंड कहलाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे मुस्कान कैपिटल गेन होता ही नहीं है, वो कैपिटल एसेट में नहीं आता है। तो अब एग्रीकल्चर लैंड क्या है, ये इनकम टैक्स में स्पेसिफाई किया गया है। तो उसमें म्युनिसिपल लिमिट्स फिक्स की गई हैं, 2 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की है, पॉपुलेशन भी 10,000, 1 लाख, 10 लाख और उससे ऊपर की पॉपुलेशन। तो आपको ये देखना है कि आपका एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपल लिमिट्स में तो नहीं है कहीं। क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड, मान लीजिए किसी का एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली में है, दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके हैं, तो आप तो म्युनिसिपल लिमिट्स में आते हैं। तो ऐसे में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हैं, तो आपको शायद कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट जो नहीं होता है उसका बेनिफिट ना मिले, एग्जेम्पशन का बेनिफिट ना मिले, आपके ऊपर नॉर्मल कैपिटल एसेट का टैक्स लगेगा। तो एग्रीकल्चर लैंड डिसाइड करते समय अपनी म्युनिसिपल लिमिट्स और पॉपुलेशन उस एरिया की चेक कर लें कि वो म्युनिसिपल लिमिट्स में आता है या नहीं आता है। वरना आपको, आप सोच रहे हैं कि मेरा क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता है, परंतु वो म्युनिसिपल लिमिट्स में है, तो आपके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर एसेट वो नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे लगता है आपकी टीम ने इस पर रिसर्च की होगी, तो वो दो चीजें शायद मिक्स हो गई होंगी, तो वो मैंने स्पष्ट कर दी। आप एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, जैसे अगर मैं ही हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मुझे 50 लाख रुपीज़ का जो गेन है वो हुआ है, तो इस पे टैक्स किस हिसाब से लगेगा? थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे के समझाते तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती जो ऑडियंस हमें देख रही है। जरूर मुस्कान, पहले मुबारक हो आपको अगर 50 लाख का गेन हुआ है, भले ही इमेजिनरी हो। बिल्कुल, अगर आपको 50 लाख का गेन हुआ है, तो अब आपके ऊपर 12.5% टैक्स लगता है। और अगर मैं आपके एग्जाम्पल को लेके चलूं, तो आपके ऊपर लगभग 12.5% हम कैलकुलेट करें तो 5 लाख हो गया, और 6.25 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है। अब आप ये टैक्स नहीं देना चाहते हैं, मैं सीधा आप, यानी आपने प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख का आपको गेन हुआ, 6.25 लाख रुपए, मैं वो ऑप्शन ले रहा हूं जिसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है, आसान करने के लिए। तो 6.25 लाख रुपए अब आपको टैक्स जमा करना है। अब सवाल ये उठता है कि 6.25 लाख रुपए आप नहीं करना चाहते, तो आप क्या करिए कि आप इस 50 लाख के गेन पे 50 लाख रुपए की एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। अब इस दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुस्कान, आपके पास 2 साल का समय है। यानी कि जिस डेट को आपने बेची, उस डेट से लेके 2 साल तक आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आपने तो बेची, मान लीजिए इसी महीने बेच दी, नवंबर में, और नवंबर में बेची, तो 2 साल आपके पूरे होते हैं नवंबर 2027 में। पर आपको रिटर्न फाइल करनी है मुस्कान इस साल की जुलाई 2026 में। ध्यान दीजिएगा डेट्स पे, यहीं से एग्जाम्पल सारा ये क्लियर हो जाएगा। 2026 जुलाई में आपने रिटर्न फाइल करनी है, पर आपको तो सेक्शन 54 के अंतर्गत जो टाइम मिला है, वो मिला है नवंबर 2027 तक का। तो अब आपने मन बना लिया कि हाँ, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं टैक्स नहीं देना चाहती हूं। तो आप क्या करिए, अब से लेके और जुलाई तक के समय में, क्योंकि आपको कैपिटल गेन हो चुका है, तो आप जाके किसी बैंक में जाइए, उनको बोलिए मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोलना है, फॉर्म ए भरिए। आप कैटेगरी, वो पूछेंगे आपसे कैटेगरी ए का खोलना चाहते हैं, कैटेगरी बी का, यानी कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं या आप एक डिपॉजिट कराना चाहते हैं। और मैं सलाह दूंगा लोगों को कि उनको डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि वो एफडी की तरह होता है, उसमें इंटरेस्ट आपको थोड़ा बेहतर मिलता है। और आजकल तो एफडी स्वीप इन एफडी होती है, उसमें से आप पार्ट जी। विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आपने कैटेगरी बी का अकाउंट खुलवाया, इस 50 लाख रुपए को वहां रख दिया। अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगी जुलाई 2026 में, तो आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगी, यानी कि 50 लाख गेन पे आप कोई टैक्स नहीं देंगी। और जी। आप उसके साथ अपना सी गैस का डिपॉजिट का, अब जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से, उसका यूटीआर नंबर, आपने एनईएफटी किया है, आरटीजीएस किया है, ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे भी डिपॉजिट किया है सी गैस में, उस रिसीट को आप, उस नंबर को आप लगा देंगे कि मैंने ये इन्वेस्ट कर दिया,
तो अब आपको इस 50 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। परंतु अब जब नवंबर 2027 से पहले पहले या नवंबर 2028 से पहले पहले, मैं दो डेट्स क्यों बोल रहा हूं, अगर आप परचेज करने लगी हैं तो नवंबर 2027 से पहले पहले आपको एक मकान 50 लाख रुपए का खरीदना पड़ेगा जी। और उस पैसे को इस सी गैस अकाउंट में से निकाल कर उस सेलर को देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रही हैं तो फिर आपके पास समय नवंबर 2028 तक का है। मैं आप ही के एग्जाम्पल को एक्सट्रपलेट करके और उसको प्रिसाइज कर रहा हूं। और इसी अकाउंट से निकाल निकाल कर पैसा आप कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को देना है, ईंटें खरीदनी है, टाइल्स खरीदनी है, बिजली का सामान खरीदना, मकान बनाने में जो भी खर्च करना है आप इस सी गैस अकाउंट में से निकाल निकाल कर फॉर्म सी यूज करके आप उसको खर्च करते रहेंगे। तो तब आपका ये एग्जेम्पशन वैलिड माना जाएगा। और मान लीजिए नवंबर 2027 तक आपने नहीं खरीदा या नवंबर 2028 तक आपने नहीं बनाया, तो फिर आपको उस साल में कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने वादा खिलाफी करी। आपने वादा किया था कि आप खरीदेंगे और आपने तो नहीं खरीदा, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। और अगर आपने बना लिया है तो फिर आपको 50 लाख रुपए पे, या खरीद लिया है तो 50 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। जी सर, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सी गैस को लेकर के जितने भी तरह के एस्पेक्ट्स थे, जितने क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे दिमाग में, वो मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट कवर करने की सारी कोशिश की है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय और प्लेजर। मुझे लगता है कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आएंगे इस खबर के बाहर आने के बाद, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो तो हम आपको बताएंगे ही। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।